हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। आज अपन डिस्कस करेंगे रीजनरेशन। रीजनरेशन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हम डिटेल में इसको कवर करेंगे, राइट। और यहाँ पर आप देखेंगे अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरीके से रीजनरेशन होता है। इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी की बात करेंगे, देन हम टाइप ऑफ रीजनरेशन की बात करेंगे, देन हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी लगाएंगे, साथ के साथ जो टॉपिक कवर होगा उसके क्वेश्चन भी लगाएंगे। देन एपीमॉर्फोसिस एक तरीका आता है रीजनरेशन का, इसकी बात करेंगे न्यूट के रेस्पेक्ट में। देन हम इसके केस स्टडी के बारे में बात करेंगे। देन हम एक हाइड्रा में जो मॉर्फोलेक्सिस टाइप का रीजनरेशन होता है इस पे बात करेंगे। देन इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन लगाएंगे एंड देन आएगा ऑर्गेनाइजर इन द बॉडी ऑफ हाइड्रा। हाइड्रा की बॉडी में ऑर्गेनाइजर होता है, इस पे बात करेंगे। देन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्लेनेरियन में आजकल आप देखते हैं प्लेनेरिया पे क्वेश्चन आ रहे हैं। प्लेनेरिया में जो टाइप ऑफ रीजनरेशन होता है इससे कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं प्रॉपर्ली डिटेल में समझाऊंगा। ये डायग्राम अपने आप में इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी रिसेंट ईयर में सीधा सीधा डायग्राम उठ के आ गया था और इसी पे क्वेश्चन बन गया था। ये भी अभी आप सॉल्व करोगे और भी इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए ये सारे ही कवर होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सो यहाँ पर सबसे पहले आप बात करेंगे कि रीजनरेशन होता क्या है। सबसे पहला ही पॉइंट निकल के आता है कि रीजनरेशन होता क्या है। तो रीजनरेशन की अगर मैं बात करूं तो यह है रीएक्टिवेशन ऑफ डेवलपमेंटल फिनोमिना। इसको क्या बोलते हैं? रीएक्टिवेशन ऑफ डेवलपमेंटल फिनोमिना। डेवलपमेंटल फिनोमिना, राइट, फिनोमिना। मगर कब? आफ्टर बर्थ। नॉर्मली ये फिनोमिना कब काम करते हैं? बर्थ से पहले, मगर बर्थ के बाद जब ये काम करे दैट इज रीजनरेशन। तो रीजनरेशन में आप क्या देखते हैं? रीएक्टिवेशन होता है डेवलपमेंटल फिनोमिना का बर्थ के बाद, इसी को हम क्या बोलते हैं? रीजनरेशन। आप यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे कि जो हाइड्रा है इसमें पूरी पूरी बॉडी में आप क्या देखोगे? रीजनरेशन होता है। एंटायर इंडिविजुअल अगर आप कट कर दें, फ्रेगमेंट बना दे, तो एंटायर इंडिविजुअल से आपको कई सारे हाइड्रा देखने को मिल जाएंगे। प्लेनेरिया में बात करें तो होल एंटीरियर पोस्टीरियर हाफ में होता है। यहाँ पर अगर आप बीच से कट करोगे तो दो प्लेनेरिया बन जाएंगे। ऐसा नहीं सर के चार टुकड़े कर दिए तो नहीं, मगर एंटीरियर पोस्टीरियरली आपको रीजनरेशन मिलेगा। अगर आपने बीच से कट कर दिया तो एक प्लेनेरिया इधर, एक प्लेनेरिया इधर। एम्फीबियन फिश की बात करो तो यहाँ पर जो फिन लिम्स होते हैं, टेल्स होती हैं, फिन होती हैं, इनके लेंस होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, हर्ट होता है, तो इनके ऑर्गन में आपको रीजनरेशन मिलेगा। कई सारे ऐसे एनिमल होते हैं जिनके एंटलर में रीजनरेशन का फिनोमिना काम करता है और मैमल्स में कुछ पर्टिकुलर ऑर्गन में ये कहानी देखने को मिलती है। तो हमको यहाँ पर ये समझ में आ गया कि ये जो रीजनरेशन का फिनोमिना है ये क्या है? रीएक्टिवेशन ऑफ डेवलपमेंटल फिनोमिना, बट कब? आफ्टर बर्थ, बर्थ के बाद। इसको हम बेसिक तौर पर ऐसे समझा सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी जिनको हमको यहाँ पर समझना जरूरी है, जो रीजनरेशन में इन्वॉल्व होती है। जैसे सबसे पहला एक वर्ड आता है डिफरेंशिएशन। हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं डिफरेंशिएशन, कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है। तो चलिए समझना स्टार्ट करते हैं। डिफरेंशिएशन की जब हम बात करेंगे तो डिफरेंशिएशन में आप क्या देखेंगे? फॉर एग्जांपल कोई एक ऑर्गन है, उसने आइडेंटिटी ले ली, या फॉर एग्जांपल ऐसे समझो ये एक सेल है, एक सेल है, अभी मैं मार्क नहीं कर रहा ये कौन सी सेल है, कोई भी एक सेल है, बट जब ये सेल फॉर एग्जांपल एक स्पेशल टाइप की सेल में कन्वर्ट हो जाए, फॉर एग्जांपल ये किस में कन्वर्ट हो गई? मसल्स में। मैं बोल रहा हूँ ये मसल में कन्वर्ट हो गई। अभी ये क्या थी? अनडिफरेंशिएटेड सेल थी। अनडिफरेंशिएटेड मतलब अभी इसका कोई फेट नहीं था, अनडिफरेंशिएटेड सेल थी, अनडिफरेंशिएशन हो रखा था इसमें, अनडिफरेंशिएटेड सेल थी, और अब ये डिफरेंशिएट हो गई किसमें? मसल्स में। तो ये फिनोमिना क्या कहलाता है? डिफरेंशिएशन। इसको सिंपली आप ऐसे भी बोल सकते हो कि डिफरेंशिएशन में क्या हो रहा है? एक आइडेंटिटी मिल रही है, मतलब गेटिंग एन आइडेंटिटी, एक आइडेंटिटी को लेना, गेटिंग एन आइडेंटिटी, एक आइडेंटिटी ले लेना। तो ये क्या कहलाएगा? ये क्या कहलाएगा? डिफरेंशिएशन, कि एक आइडेंटिटी मिल रही है, राइट। एक वर्ड और यहीं पे यूज होता है, दैट इज डी डिफरेंशिएशन। एक वर्ड क्या यूज होगा? डी डिफरेंशिएशन। चलिए देखते हैं डी डिफरेंशिएशन क्या है। डी डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन। अब देखो डी डिफरेंशिएशन में आपको क्या देखने को मिलेगा? यहां पर कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो अपनी आइडेंटिटी पहले, मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक मसल सेल है, यहां पर हमारे पास मान लीजिए एक मसल सेल है। अब मैं बोलूं कि ये जो मसल सेल है, ये जो मसल सेल है, अब ये मसल सेल अपनी आइडेंटिटी को लॉस कर दे, अब ये मसल सेल अपनी आइडेंटिटी को लॉस कर दे और अब ये अनडिफरेंशिएटेड हो जाए। मगर कौन सी? एक डिफरेंशिएटेड सेल। जब कोई डिफरेंशिएटेड सेल अपनी आइडेंटिटी को लॉस करे, राइट, जब वो अपनी आइडेंटिटी को लॉस कर दे तो हम क्या बोलेंगे? डी डिफरेंशिएशन। मतलब लॉस एन आइडेंटिटी, एक आइडेंटिटी का लॉस हो रहा है, लॉस ऑफ
आइडेंटिटी, आइडेंटिटी थी इसके पास, ये एक मसल सेल थी, मगर अब अपनी इसने आइडेंटिटी लॉस कर दी, लॉस ऑफ आइडेंटिटी। आप यहाँ पर बोलोगे ये क्या है, ये आपको बोला जाएगा कि ये भाई क्या हो रहा है, ये डी डिफ्रेंसिएशन हो रहा है। नेक्स्ट एक और टर्मिनोलॉजी आती है रीडिफ्रेंसिएशन। रीडिफ्रेंशिएशन आपको कहाँ देखने को मिलेगा, कहाँ पे आप इसको नोटिस करोगे, तो आप नोटिस करोगे अभी आगे वाले पार्ट में जब मैं रीजनरेशन समझाऊंगा, वहाँ पर आप देखेंगे कि जो सेल डी डिफ्रेंशिएशन में जाती है वो फिर से एक नई आइडेंटिटी लेती है। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे समझो कि एक मसल थी, उसने डी डिफ्रेंशिएशन किया, एक मसल थी, उसने डी डिफ्रेंशिएशन किया, अपनी आइडेंटिटी को लॉस किया, और उसके बाद उसने एक और दोबारा से नई आइडेंटिटी ले ली। मगर कौन सी सेल ने, वो सेल जिसने अपनी आइडेंटिटी लॉस की थी, वो सेल जो डी डिफ्रेंशिएट हुई थी, वो सेल जो डी डिफरेंशिएट हुई थी, अब वो दोबारा से एक नई आइडेंटिटी ले, गेटिंग अ न्यू आइडेंटिटी। वो अब एक नई आइडेंटिटी ले और मान लीजिए अब दोबारा से ये किसमें कन्वर्ट हो गई, ब्लड की सेल में कन्वर्ट हो गई, राइट, ब्लड की सेल में कन्वर्ट हो गई थी। कौन सी, मसल्स की सेल थी, मसल की सेल थी, आइडेंटिटी लॉस हुई और फिर से ब्लड बन गई। मगर एक बात यहां पर जो ध्यान रखने वाली है वो ये भी है कि ये अपने ओरिजिन को नहीं छोड़ते, ओरिजिन को नहीं छोड़ते, ओरिजिन को नहीं छोड़ते, ओरिजिन नहीं छोड़ते मतलब अगर कोई मीजोडर्मल की सेल है तो वो मीजोडर्मल स्ट्रक्चर ही बनाएगी। जैसे ये मसल मीजोडर्मल थी, अब यहां पर ये ब्लड की सेल भी मीजोडर्मल ही होगी। ऐसा नहीं है कि यहां पर मसल की सेल थी यानी न्यूरॉन बना ले, ऐसा नहीं होगा। अपने बेसिक जर्म नेचर को नहीं छोड़ते, राइट। यहां पर न्यूरॉन नहीं बन सकता है कभी, राइट। मसल्स है तो मसल मीजोडर्मल है, ब्लड भी मीजोडर्मल है, तो जर्म नेचर को रखेंगी, याद रखना, ओरिजिन और अपने जर्म नेचर को नहीं छोड़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। नेक्स्ट इसके बाद आप क्या देखेंगे, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, रीडिफरेंशिएशन। ये क्या हो रहा है, रीडिफरेंशिएशन हो रहा है। रीडिफरेंशिएशन में आपने क्या बोला, गेटिंग अ न्यू आइडेंटिटी। इसके पास पहले आइडेंटिटी थी, वो लॉस हुई और नई आइडेंटिटी ले ली, राइट। तो ये हम क्या मेंशन कर रहे हैं, ये हम मेंशन कर रहे हैं रीडिफरेंशिएशन। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, लास्ट आप क्या देखेंगे, एक आता है ट्रांस डिफरेंशिएशन। ट्रांस डिफरेंशिएशन आपको हाइड्रा के केस में आपको देखने को मिलेगा। यहां पर मैं बात करूंगा कि यहां पर क्या होगा कि एक पर्टिकुलर सेल है वो अपने नेचर को डायरेक्टली चेंज कर ले रही है। फॉर एग्जांपल एक सेल है, उसने अपने नेचर को डायरेक्टली चेंज कर लिया। जब कोई डिफरेंशिएटेड सेल, व्हेन अ डिफरेंशिएटेड सेल, फॉर एग्जांपल एक मसल की सेल है, डिफरेंशिएटेड सेल है, वो अपनी आइडेंटिटी को लॉस करे, व्हेन अ डिफरेंशिएटेड सेल डायरेक्टली चेंज इट्स आइडेंटिटी, राइट, चेंज इट्स आइडेंटिटी। तो इस केस में आपको क्या देखने को मिलेगा, इस केस में आपको क्या देखने को मिलेगा, इस केस में आपको देखने को मिलेगा कि भाई फॉर एग्जाम्पल यहां पर देखो, ये एक मसल सेल थी, फॉर एग्जाम्पल ये एक मसल की सेल थी, या फिर ये कोई और बॉडी की नॉर्मल और कोई सेल थी, ठीक है, फॉर एग्जांपल मसल सेल ही है, और ये डायरेक्टली मसल सेल कन्वर्ट हो जाए किसी दूसरी स्ट्रक्चर में, फॉर एग्जांपल ये डायरेक्टली ब्लड में कन्वर्ट हो जाए, तो यहाँ पर क्या नहीं हुआ, यहाँ पर डी डिफरेंशिएशन नहीं हुआ, यहाँ पर रीडिफरेंशिएशन नहीं हुआ, डायरेक्टली उसने अपनी आइडेंटिटी को चेंज कर लिया, डायरेक्टली आइडेंटिटी चेंज की है, तो इसको बोलेंगे ट्रांस डिफरेंशिएशन। तो चार वर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर स्टार्टिंग में हमको समझने, वो मैंने आपको क्लियर कट तरीके से अच्छे से समझाए। डी डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक आइडेंटिटी लेना। डी डिफरेंशिएशन क्या होता है, अपनी आइडेंटिटी को लॉस करना। रीडिफरेंशिएशन क्या होता है, लॉस करने के बाद दोबारा से अपनी आइडेंटिटी को अटेन करना। और फाइनली ट्रांस डिफरेंशिएशन क्या होता है, जहां पर डायरेक्टली अपनी आइडेंटिटी को चेंज कर दिया जाए। तो ये टर्मिनोलॉजी कॉमनली यूज होंगी, प्रॉपर्ली मैंने आपको एक्सप्लेन की। अब यहां पर देखेंगे आप टाइप ऑफ रीजनरेशन। रीजनरेशन के चार टाइप हैं। पहला देखो स्टेम सेल मीडिएट रीजनरेशन। स्टेम सेल मीडिएट रीजनरेशन क्या बोलता है, इसको समझना पड़ेगा। ये बोल रहा है कि स्टेम सेल अलाउ ऑर्गेनिज्म टू रीग्रो सर्टेन ऑर्गन और टिश्यू दैट हैव लॉस्ट। मान लो कोई ऑर्गन लॉस्ट हुआ है, उसको दोबारा से आप अटेन कर ले रहे हो, दोबारा से वो आपका टिश्यू बन जा रहा है, राइट। बट यहां पर आप क्या देखेंगे, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। यहां पर क्या इंपॉर्टेंट है, यहां पर एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ग्रोथ ऑफ हेयर का जो ग्रोथ हो रहा है वो क्या है भाई, स्टेम सेल मीडिएट है। अभी आगे और एग्जाम्पल है जिनको मैं मेंशन करूंगा। इसी तरीके से आप नोटिस करेंगे यहां पर एपीमॉर्फोसिस एक तरीके का रीजनरेशन ही है, जहां पर ब्लास्टिमा का फॉर्म होता है। यहां पर आप क्या क्या देखेंगे, डी डिफरेंशिएशन होगा, रीडिफरेंशिएशन होगा, ब्लास्टिमा फॉर्म होगी। और ऐसा आपको कहां देखने को मिलेगा, एम्फीबियंस की लिम्ब में देखने को मिलेगा। मॉर्फोलेक्सिस आपको हाइड्रा में देखने को मिलेगा, और मॉर्फोलेक्सिस में इंपॉर्टेंटली याद रखना ट्रांस डिफरेंशिएशन होता है। नेक्स्ट कंपनसेटरी आपको कहां देखने को मिलेगा, मैमल्स के लिवर में। इसको हम लास्ट में अपन मेंशन भी करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे चार टाइप के हैं, स्टेम सेल मीडिएट,
स्टेम सेल मीडिएट, एपीमॉर्फोसिस, मॉर्फोलेक्सिस और कंपनसेटरी। एपीमॉर्फोसिस, मॉर्फोलेक्सिस, इनको बहुत डिटेल में कवर करेंगे हम, ठीक है, इनको डिटेल में कवर करेंगे। चलो एक क्वेश्चन ही लगा लेते हैं यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, given below are some statement regarding regeneration. A type of regeneration characteristic of mammalian liver is considered as compensatory regeneration. सही बात है, अभी हमने देखा था कि मैमल्स में क्या होता है, मैमल्स में हमने यहाँ पर देखा कंपनसेटरी कहाँ होता है, मैमल्स में लिवर में होता है। स्टेटमेंट सही है। रीग्रोथ ऑफ हेयर शाफ्ट फ्रॉम द फॉलिकुलर सेल एग्जाम्पलीफाइज स्टेम सेल मीडिएट रीजनरेशन। सही बात है, अभी हमने यहाँ पर देखा है कि रीग्रोथ ऑफ हेयर फ्रॉम फॉलिकुलर स्टेम सेल इज एग्जाम्पल ऑफ स्टेम सेल मीडिएट रीजनरेशन, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। रीजनरेशन अकरिंग थ्रू रिपीटिंग ऑफ एग्जिस्टिंग टिश्यू विद लिटिल और न्यू ग्रोथ, लिटिल न्यू ग्रोथ इज कॉल्ड मॉर्फोलेक्सिस। बिल्कुल सही बात है, हाइड्रा में होगा ऐसा, हाइड्रा में आप देखोगे ऐसा देखने को मिलेगा, ये स्टेटमेंट भी सही है। एडल्ट स्ट्रक्चर अंडरगोइंग डी डिफरेंशिएशन फॉर्मिंग ब्लास्टेमा देन रीडिफरेंशिएट एंड फॉर्मिंग अ स्ट्रक्चर कॉल्ड फॉर्मिंग एंड अगेन स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एपीमॉर्फोसिस। यस, ऐसा एपीमॉर्फोसिस में होगा। न्यूट के केस में, सिलामेंडर के केस में आपको देखने को मिलेगा, सिलामेंडर में देखने को मिल जाएगा ये कहानी, राइट। तो चारों ही स्टेटमेंट सही है, PQRS हमारा आंसर आ जाएगा डी। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, डी। बहुत बढ़िया। एक और क्वेश्चन देखो, क्लोनोजेनिक निडोब्लास्ट सेल आर इन्वॉल्व इन प्लेनेरिया फ्लैटवर्म रीजनरेशन इज एग्जाम्पल ऑफ। याद रखना, क्लोनोजेनिक निडोब्लास्ट सेल का जो रीजनरेशन है ये किस में आता है, स्टेम सेल मीडिएट रीजनरेशन में आता है, स्टेम सेल मीडिएट रीजनरेशन में आएगा, याद रखेंगे, ठीक है। तो आंसर यहां पर हमारा सी हो जाएगा, इस पॉइंट को याद रखना। स्पेशल रिसेंट ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है, इसीलिए मार्क भी किया मैंने यहां पर। आ जाते हैं पहले और इंपॉर्टेंट पार्ट पर, दैट इज एपीमॉर्फोसिस। कई बार यहां से क्वेश्चन बनते हैं। देखो फॉर एग्जाम्पल, एक ये हमारे पास क्या है, एक ये हमारे पास सिलामेंडर है। अगर इसका ये जो लिम्ब है, इसका क्या है, ये मान लो हाथ है, ये फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझो, ये हमारे पास इस तरीके से हमारे पास ये एक ऑर्गेनिज्म था, ये इसका हाथ था, इधर फोर लिम्ब था, इसी तरीके से यहाँ पर इसका हाइंड लिम्ब होगा, ठीक है, और ये ऑर्गेनिज्म इस तरीके से हमको देखने को मिल रहा है, बराबर। मगर मान लो ये अपनी बीबी के साथ घूमने जा रहा था और रास्ते में एक हादसा हुआ और इसका हाथ कट गया, ठीक है, इसका हाथ कट गया, तो ये परेशान नहीं होगा, ये रहेगा खुश, ये बोलेगा कोई बात नहीं, ओके दैट्स ओके, हाथ कट गया कोई बात नहीं, आई एम हैप्पी, क्योंकि ये दोबारा से बनेगा, है ना, दोबारा से नया हाथ आएगा, नई बीबी आ जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो जब भी यहाँ पर कट लग रहा है, जब भी यहाँ पर कट लगेगा फॉर एग्जाम्पल, तो यहां पर एक साइट कट बनेगी जिसको हम बोलेंगे एम्पुटेशन साइट। फॉर एग्जाम्पल यहां से कट हुआ तो कट होने पे यहां पर एक साइट बनेगी जिसको बोलते हैं एम्पुटेशन साइट। यहां पर सबसे ऊपर वाली जो सेल है एपिडर्मल सेल, यहाँ पर एक चोट का निशान बनेगा जिसको हम क्या बोलेंगे, वुंड। यहाँ पर एक चोट का निशान बनेगा जिसको हम क्या बोलेंगे, वुंड बोलेंगे। और उस वुंड में आप क्या देखेंगे, ये जो वुंड मतलब जो वुंड का मतलब क्या निकल के आता है, वुंड का मतलब आता है यहाँ पर जो चोट का निशान पड़ा है, तो ये जो वुंड होगा इस जगह आप क्या देखेंगे, कवरिंग कर ली जाएगी, यहाँ पर एक एपिडर्मिस बन जाएगी। और इस एपिडर्मल कैप को हम क्या बोलते हैं, एपिकल एक्टोडर्मल कैप, एपिकल एक्टोडर्मल कैप, एपिकल एप्टोडर्मल कैप। कंसेप्ट समझना, इसका जैसे ही हाथ कटा तो एपिडर्मिस ने कवर किया और इसमें क्या बोल दिया हमने, एपिकल एप्टोडर्मल कैप। इसके नीचे साइड में आपको क्या देखने को मिलेंगी, यहाँ पर मसल सेल्स होगी। फॉर एग्जांपल ये क्या है, मसल सेल्स हैं। और यहाँ पर मसल्स के अलावा और कई सारी सेल होंगी, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर नर्व सेल होंगी, यहाँ पर क्या होंगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट नर्व सेल होंगी। यहाँ पर कई सारी कार्टिलेज होंगी, ग्रीन वाली क्या है, नर्व सेल है। यहाँ पर कई सारी कार्टिलेज होंगी, यहाँ पर बोन भी होंगी। और अब आप क्या देखेंगे, इस वुंड के जस्ट नीचे, इस वुंड के आपको जस्ट नीचे क्या देखने को मिलेगा, यहां पर जो सेल होंगी, इस जगह जो सेल होंगी, ऑल जितनी भी सेल होंगी, ऑल सेल जितनी भी सेल है वो क्या करेंगी, डी डिफरेंशिएट मतलब अपनी आइडेंटिटी लॉस कर देंगी। और डी डिफरेंशिएट होने के बाद यहां पर एक स्ट्रक्चर बनेगा, दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ब्लास्टेमा। अभी तक हम इसी की बात कर रहे थे, तो यहां पर क्या बन गया, ब्लास्टेमा बन गया। क्लियर है इतना। और यहां पर नर्व जो सेल होंगी वो क्या रिलीज करेंगी, यहां पर एक कंपोनेंट रिलीज करेंगी, न्यूट एक्टिवेटिंग ग्रेडियंट मेंशन करेंगे उसको, यहां पर नेग रिलीज होगा। तो अब आप देखो ये कैसे पता चलता है इस न्यूट को कि मेरा कितना हाथ कटा है। तो देखो यहां पर एक कंपोनेंट रिलीज होता है, ब्लैक से मार्क कर रहा हूं, इसको क्या बोलते हैं, नेग, NAG, राइट। इसको कैसे पता चलेगा कि मेरा कितना हाथ कटा है, तो ध्यान से समझो इस बात को। इसको पता चलता है नेक के कंसंट्रेशन से। फॉर एग्जांपल इसका हाथ इतना बड़ा था, फॉर एग्जांपल इसका हाथ कितना बड़ा था, यहां तक था, याद जो ऊपर कटा है ये यहां तक का हाथ था,
ठीक है, ये हाथ इतना बड़ा था। अब यहाँ पर आप क्या देखोगे, फॉर एग्जाम्पल अब आप क्या नोटिस करेंगे कि हाथ यहाँ तक कटा है, इस जगह तक कटा है, ये देखो ये कटा है हाथ यहाँ तक। तो अब इसमें यहाँ पर नेग का लेवल होगा, इस एक्सिस पर वाई एक्सिस पे नेग की कंसंट्रेशन होती है। तो नेग की कंसंट्रेशन मान लो इस पॉइंट पे नेग की कंसंट्रेशन इतनी है, मतलब यहाँ पर जो नेग करेक्ट रिलीज हो रहा है वो इतना नेग रिलीज हो रहा है। तो इससे ये आइडिया लगा लेगा, अच्छा इतना रिलीज हो रहा है मतलब यहाँ से हाथ कटा है। अब आप क्या देखेंगे, यहाँ पर जितना भी नेग होगा, यहाँ पर ब्लैक कलर से जो मैं मेंशन कर रहा हूँ नेग, तो नेग का ये जो फॉर एग्जांपल जो भी कंसंट्रेशन होगा वो आइडिया देगा कि बेटा इतना हाथ तेरे को बनाना है। इसीलिए जब भी नया हाथ बनता है तो वो छोटा बड़ा नहीं होता, उस पर कोई दाग दरार नहीं होती, प्रॉपर नया का नया बन के आता है। समझ में आया? तो यहाँ पर जो नेक की कंसंट्रेशन है वो नेक की कंसंट्रेशन डिसाइड करेगी, बताएगी कि कितना हाथ अभी और मुझे बनाना है। क्लियर है इतना? तो अब देखो यहाँ पर क्या होगा, इस वाले पार्ट में अब आप ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो एपिकल एक्टोडर्मल कैप है, जो एपिकल एक्टोडर्मल कैप है और जो ब्लास्टिमा है, इनके बीच में अब इंटरेक्शन स्टार्ट होगा। ये क्या है, एपिकल एक्टोडर्मल कैप है, ये क्या है, ब्लास्टिमा है, ब्लास्टिमा है। अब यहाँ पर क्या होगा, नेक का कंसंट्रेशन रिलीज होगा और यहाँ पर ब्लास्टिमा नया ग्रोथ करेगी। अब पीछे साइड में क्या होगा, ऑल सेल डी डिफ्रेंशिएटेड हो चुकी थी, अब यहाँ पर सेल क्या होंगी, रीडिफ्रेंशिएट होंगी। रीडिफ्रेंशिएशन होने पे याद रखना ये अपनी स्पेसिफिसिटी नहीं भूलते, स्पेसिफिसिटी 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 रिमेन मतलब जो जर्म नेचर है वो रिमेन रहता है, जर्म नेचर नहीं लॉस्ट होता, जर्म नेचर जो है वो लॉस्ट नहीं होता, जर्म नेचर लॉस्ट नहीं होगा, मेंटेन रहेगा, इस बात को याद रखना। तो रीडिफ्रेंशिएट होने पे जो मीजोडर्मल सेल है वो मीजोडर्मल ही स्ट्रक्चर बनाएगी, जो एक्टोडर्मल सेल है वो एक्टोडर्मल स्ट्रक्चर ही बनाएगी, इस बात का हमको खासकर ध्यान रखना होगा। और अब धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ पर फर्दर आपको ये लिम्ब बनती हुई दिखेगी। यहाँ पर आप इस इंटरेक्शन में दो चीजें और देखते हैं, यहां पर आपको नोटिस करने को मिलेगा कि जो एपिकल एक्टोडर्मल कैप है वो क्या रिलीज करेगी, FGF 4 और 8। याद करो हमने लिम्ब डेवलपमेंट में पढ़ा था, और वो AER से रिलीज होगा, वो अंदर जाके एक्शन लेगा। अंदर से क्या रिलीज होगा, FGF 10। राइट, याद आ रहा है आपको, FGF 10 और प्रोलिफरेशन जोन, और मैंने बाहर की कैप के बीच में इंटरेक्शन बताया था, राइट, एपिकल एक्टोडर्मल रिज के बीच में AER एपिकल एक्टोडर्मल रिज, और मैंने बताया था प्रोलिफरेशन जोन के बीच में जो इंटरेक्शन चल रहा था वही दोबारा से स्टार्ट यहाँ पर हो जाएगा ब्लास्टिमा वाले पार्ट में, FGF और FGF 10 और FGF 4-8 के साथ। एज वेल एज यहाँ पर आप देखेंगे WNT भी एक्सप्रेस होगा, और WNT क्या करेगा, डोर्सल वेंट्रल पोलैरिटी मेंटेन करेगा, क्या करेगा, डोर्सल वेंट्रल पोलैरिटी। तो यहाँ पर जो लिम्ब बनेगी, अब ये जो बनेगी वो प्रॉपर तरीके से बनेगी, कुछ भी यहाँ पर आपको मिसिंग नहीं दिखेगा, थोड़े समय बाद ये पूरा बन जाएगा प्रॉपर। यहाँ पर डिजिट जैसे फॉर्म होते हैं, डिजिट फॉर्मेशन का भी प्रोसेस वैसे ही काम करेगा विद द हेल्प ऑफ SSH, सोनिक हेजॉग। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ क्या क्या हमने पढ़ा था। यहाँ पर WNT पढ़ा था, BMP पढ़ा था हमने, यहाँ पर सोनिक हेजॉग पढ़ा था, यहाँ पे हमने FGF के बारे में पढ़ा था, यहाँ पे हमने हॉक्स जीन के बारे में पढ़ा था, स्पेशली हॉक्स 13। तो ये सारे के सारे इन्वॉल्व होंगे। ये जो आपको डायग्राम देखने को मिल रहा है यहाँ पर यही भी चीज बताई गई है। मान लो एम्पुटेशन साइट है, यहाँ पर ये एपिकल एक्टोडर्मल कैप है ग्रीन कलर से, ये वाला पार्ट आपका ब्लास्टिमा है, रेड वाला पार्ट ब्लास्टिमा है, और यहाँ पर कई सारे ये जो अलग अलग स्ट्रक्चर है, ये जो बोन का स्ट्रक्चर है, यहाँ पर ये सारी डी डिफ्रेंशिएटेड स्ट्रक्चर है, और यहाँ पर बाकी चीजें रीजनरेट हो रही है, ये रीजनरेट एक्सॉन है, यहाँ पर न्यूरॉन है। और फाइनली अगेन ये एक हंसता खेलता इस तरीके से चमकता हुआ दोबारा से सिलेमेंडर आपके सामने आ जाएगा। ये हमने देखा पूरा कॉन्सेप्ट किसका, ये हमने पूरा कॉन्सेप्ट देखा एपीमॉर्फोसिस का। अब यहाँ पर आ जाती है बात केस स्टडी की, तो हम कुछ केस देखेंगे। अगर मान लीजिए क्या हो जब नर्व सप्लाई हम ब्लॉक कर दें एम्पुटेशन साइट पे, एक केस है, पहले देखो, व्हाट विल हैपन इफ ब्लड सप्लाई ब्लॉक एट एम्पुटेशन साइट, ब्लॉक एट एम्पुटेशन साइट, कटी हुई साइट पे, एम्पुटेशन साइट। अब आप एम्पुटेशन साइट पर अगर नर्व को ब्लॉक कर दोगे तो क्या यहाँ पर नेग रिलीज होगा, नो नेग रिलीज, यहाँ पर नेग नहीं आएगा, तो क्या रीजनरेशन होगा, नो रीजनरेशन। याद रखना रीजनरेशन नहीं होगा इस केस में। क्यों नहीं हो रहा भाई, क्योंकि यहाँ पर आपने नर्व सप्लाई ब्लॉक कर दी। इसी तरीके से एक और केस देखो, अगर नर्व सप्लाई हम ब्लॉक कर दें एम्पुटेशन साइट पे पर एक्सटर्नल नेक प्रोवाइड कर दे, व्हाट विल हैपन इफ नर्व सप्लाई इज ब्लॉक एट एम्पुटेशन साइट। हम कहानी क्या करें, हम मान लो सेम कंडीशन रख रहे हैं, बट हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नल नेग प्रोवाइड। अगर हम बाहर से
नेक प्रोवाइड कर दे तो रीजनरेशन होगा, यस रीजनरेशन होगा, यस रीजनरेशन होगा। क्यों हो रहा है? क्यों भाई नेग ही काम की चीज थी और वो आपने प्रोवाइड कर दी, राइट। क्या होगा अगर केस में हम एक में यहां से एपिकल एक्टोडर्मल कैप हटा दें? व्हाट विल हैपन, व्हाट विल हैपन इफ एपिकल एक्टोडर्मल कैप रिमूव? अगर यही रिमूव कर दी तो क्या होगा भाई? नो रीजनरेशन, क्योंकि इसके साथ हमने बताया था एपिकल एक्टोडर्मल कैप से FGF8 और 10 FGF8 और 4 आते हैं, तो वो नहीं आ पाएंगे, तो रीजनरेशन नहीं होगा। तो यहां पर रीजनरेशन नहीं होगा, नो रीजनरेशन। ये सारे के सारे केस बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं मार्क करते हुए चल रहा हूं, याद रखना। मान लो ड्यूरिंग रीजनरेशन लिम्ब, रीजनरेशन ऑफ लिम्ब हो रहा है, एक्स्ट्रा रेटिनोइक एसिड प्रोवाइड कर दें। अगर हम एक्स्ट्रा रेटिनोइक एसिड प्रोवाइड कर दें, एक्स्ट्रा आरए का रोल देख लो यहां पर, रेटिनोइक एसिड प्रोवाइड, अगर हम एक्स्ट्रा रेटिनोइक एसिड प्रोवाइड कर दे कहां पर? एम्पुटेशन साइट पर, तो आप क्या देखोगे? दोबारा से एंटीरियर स्ट्रक्चर बनना स्टार्ट हो जाएंगे। एंटीरियर स्ट्रक्चर अगेन डेवलप। ऐसे समझो इस चीज को कि फॉर एग्जांपल यहां पर क्या चल रहा था, यहां पर ये ग्रोथ हो रही थी, दोबारा से हमारा स्ट्रक्चर ये ग्रो कर रहा था, मगर तुमने इस जगह क्या प्रोवाइड कर दिया? रेटिनोइक एसिड प्रोवाइड कर दिया। अब मान लो यहाँ पर स्टाइलोपॉड बन गया था, जूगोपॉड बन गया था, ऑटोपॉड बनने वाला था, मगर आपने एक्स्ट्रा यहाँ पर क्या कर दिया? आरए प्रोवाइड कर दिया। अब फिर से यहाँ पर क्या बनेगा? स्टाइलोपॉड। यहाँ पर क्या फिर से बन जाएगा? स्टाइलोपॉड बनेगा। फिर यहाँ पर फिर से क्या बनेगा? जाइगोपॉड बनेगा। और फिर यहाँ पर आप क्या देखोगे? उंगलियां बनेगी, जबकि ऑलरेडी स्टाइलोपॉड जाइगोपॉड बन गया था। मगर आरए प्रोवाइड करने से क्या होगा? आरए प्रोवाइड करने से अगेन दोबारा से एंटीरियर स्ट्रक्चर बनने लग जाएंगे। इसको बोलते हैं प्रॉक्सिमलाइजेशन। ये क्या करता है? अगेन प्रॉक्सिमल स्ट्रक्चर स्टार्ट टू फॉर्म कॉल्ड प्रॉक्सिमलाइजेशन। प्रॉक्सिमलाइजेशन मतलब प्रॉक्सिमल स्ट्रक्चर अगेन बनना स्टार्ट हो जाएंगे, याद रखना। अगर टू मच आरए कर दोगे, टू मच आरए, टू मच रेटिनोइक एसिड कर दोगे, तो रीजनरेशन नहीं होगा, याद रखना। नो रीजनरेशन, नो रीजनरेशन। तो ये सारे के सारे मैंने केस स्टडीज के रिगार्डिंग करा दिए, पूरा कॉन्सेप्ट तैयार हो गया। नेक्स्ट अगले रीजनरेशन की तरफ बढ़ते हैं, एंड दैट इज मॉर्फोलेक्सिस। हमने अभी एपीमॉर्फोसिस देखा है, इसी से सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, सारे के सारे मैंने केस स्टडी करा दी। अब यहाँ पर देखो मॉर्फोलेक्सिस के बारे में। मॉर्फोलेक्सिस में आप क्या नोटिस करेंगे कि यहाँ पर हमारे पास क्या देखने को मिलता है? हमको यहाँ पर देखने को मिलेगा क्या? हाइड्रा। हाइड्रा की बॉडी में आपको क्या देखने को मिलेंगे? ये टेंटिकल देखने को मिलेंगे। अच्छा याद रखना, टेंटिकल अलग है और बड अलग होती है, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पर मान लो फॉर एग्जांपल ये बड है, तो बड अलग है और टेंटिकल अलग है। इस तरीके से हाइड्रा की बॉडी होती है, ठीक है। तो याद रखना, यहां पर आप क्या मेंशन कर रहे हैं? ये हेड वाला पार्ट है, ये हेड वाला पार्ट है, बीच में बॉडी वाला पार्ट है, और नीचे की तरफ आपको टेल वाला पार्ट दिखेगा। ये पार्ट दिखेंगे। ऊपर यहाँ पर हाइपोस्टोम होगा, माउथ होगा। हाइपोस्टोम, हाइपोस्टोम और माउथ बोलेंगे। ये क्या है? टेंटिकल है, टेंटिकल। अब यहां पर देखेंगे आप कि इसकी बॉडी में अच्छा खासा रीजनरेशन की कैपेसिटी होती है। यहां पर कुछ फैक्टर को समझना होगा। देखो यहां पर एक फैक्टर होता है जिसका काम क्या है? हेड एक्टिवेटिंग ग्रेडियंट नाम है इसका, और इसी के साथ साथ हेड इनविट्री ग्रेडियंट। दो ग्रेडियंट आपको ऊपर से नीचे देखने को मिलेंगे। हेड एक्टिवेटिंग ग्रेडियंट क्या कराता है? हेड फॉर्म बन कराता है, हेड फॉर्म करता है, हेड बनाता है। हेड इनविट्री ग्रेडियंट क्या करता है? HIG क्या करता है? नो एक्स्ट्रा हेड, दूसरा कोई हेड नहीं बनने देगा। एक HAG क्या बनाएगा? एक सर बना देगा। HIG क्या करेगा? दूसरा सर नहीं बनने देगा। यहीं पर आप एक और चीज देखेंगे, नीचे की तरफ आपको क्या देखने को मिलेगा? हाई कंसेंट्रेशन किसकी मिलेगी? फुट एक्टिवेटिंग ग्रेडियंट और फुट इनविट्री ग्रेडियंट। तो फुट एक्टिवेटिंग क्या करेगा? फुट बनवाएगा, और ये FIG क्या करेगा? नो एक्स्ट्रा फुट, दूसरा फुट नहीं बनने देगा। तो समझ में आया दोनों का काम? हेड एक्टिवेटिंग ग्रेडियंट ऊपर से नीचे की तरफ कम होता जाएगा, फुट एक्टिवेटिंग ग्रेडियंट नीचे से ऊपर की तरफ कम होता जाएगा। फुट एक्टिवेटिंग ग्रेडियंट फुट बनवाएगा, हेड एक्टिवेटिंग ग्रेडियंट हेड बनवाएगा। क्लियर है इतना? ये हमने मॉर्फोलॉजिकली इसके स्ट्रक्चर में चीज़ों को समझ लिया। अब यहाँ पर हमको कुछ चीज़ें और समझनी है, तो आप यहाँ पर कुछ इस तरीके के ये केस देखेंगे। यहाँ पर अगर हम केस देखें तो यहाँ पर अभी मैं ऑर्गेनाइजर की भी बात करूंगा। अगर मान लो मैं हेड एक्टिवेटिंग ग्रेडियंट की सेल अगर बॉडी में डाल रहा हूँ तो एक्स्ट्रा हेड बन जाएगा।
बेसल फुट की सेल डाल रहा हूँ यहाँ पर बीच में, तो एक्स्ट्रा फुट बन जाएगा। अगर दोनों सेल उठा के यहाँ डाल दूंगा तो कुछ भी नहीं बनेगा। अगर थोड़ा सा हेड एक्टिवेटिंग ग्रेडियंट ज़्यादा होगा तो एक्स्ट्रा हेड हल्का सा बनेगा, फुट एक्टिवेटिंग ग्रेडियंट हल्का ज़्यादा होगा तो एक्स्ट्रा फुट बनेगा। अगर दोनों बराबर होंगे तो कुछ भी नहीं बनेगा, इस बात को याद रखना। ये वाला एक्सपेरिमेंट भी यहाँ पर मैंने करा दिया आपको। अब आप क्या देखेंगे, यहाँ पर हाइड्रा के बारे में मैं कुछ पॉइंटर मेंशन कर रहा हूँ, इनको ध्यान रखना। हाइड्रा हमारा कैसा ऑर्गेनिज्म है, डिप्लोब्लास्टिक है। डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है, मतलब दो जर्म लेयर आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी, एक्टो और इंडो। यहाँ पर क्या देखने को मिलती है, एक्टो प्लस इंडो। यहाँ पर क्या नहीं होता, मीजोडर्म नहीं होती, पहला पॉइंट। नेक्स्ट आप नोटिस करेंगे, नेक्स्ट आप क्या नोटिस करेंगे कि जो मल्टीपोटेंट स्टेम सेल होती है वो यहाँ पर इंटरस्टिशियल स्टेम सेल होती है। जरा देखो यहाँ पर जो इंटरस्टिशियल स्टेम सेल हैं ये क्या है, मल्टीपोटेंट स्टेम सेल हैं। ये अकेली मल्टीपोटेंट स्टेम सेल होती है, यहाँ पर याद रखना। ये क्या है, मल्टीपोटेंट पोटेंट स्टेम सेल होती हैं। कौन सी, इंटरस्टिशियल सेल, इंटरस्टिशियल स्टेम सेल। इंटरस्टिशियल स्टेम सेल जो होती हैं क्या होती है, मल्टीपोटेंट आपको देखने को मिलती हैं। क्लियर है, ओके। अब हम एक टॉपिक और पढ़ेंगे यहीं पर, दैट इज ऑर्गेनाइजर इन द बॉडी ऑफ हाइड्रा। हाइड्रा की बॉडी में आपको ऑर्गेनाइजर देखने को मिलेगा। तो देखो यहाँ पर मैं पहले कुछ पॉइंटर मेंशन करूंगा। कुछ फैक्टर ऐसे होते हैं, सर्टेन फैक्टर यहाँ पर ऐसे होते हैं, सर्टेन फैक्टर जैसे आपको क्या देखने को मिलेगा, बीटा कैटेनिन आपको देखने को मिलेगा, एंड WNT। ये कहाँ पर देखने को मिलते हैं, हेड रीजन में। कहाँ पे मिलेंगे, हेड में। और ये यहाँ पर हेड रीजन में क्या प्रोवाइड करते हैं, ये क्या प्रोवाइड करते हैं, ये ऑर्गेनाइजर बिहेवियर प्रोवाइड करते हैं। ऑर्गेनाइजर मतलब जो सबको कमांड करेगा, ऑर्गेनाइजर बिहेवियर यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। मतलब यहाँ पर इसी वजह से यहाँ पर क्या देखते हैं, हेड में क्या होती है, मल्टीपल एक्सिस देखने को मिलती है। मल्टीपल एक्सिस का मतलब यहाँ पर टेंटिकल देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेंगे, टेंटिकल। तो ये टेंटिकल किसकी वजह से आ रहे हैं, बीटा कैटरिन और WNT की वजह से। ये क्या प्रोवाइड करते हैं, ऑर्गेनाइजर बिहेवियर। और हेड रीजन में इसका अपोजिट एक चीज इनविट रहती है, आप यहाँ पर नोटिस करेंगे, GSK3 जो होता है वो यहाँ पर इनविट रहेगा, इनहिबिट, क्योंकि इसका अपोजिट बीटा कैटरिन WNT का अपोजिट रहता है GSK3। तो इनविट इन हेड, कौन हेड में इनविट रहता है, GSK3। और GSK3 कहाँ होगा, इसीलिए नीचे फुट वाले रीजन में, राइट। अगर बाई चांस हम किसी भी तरीके से, अगर बाई चांस हाइड्रा जो है, हाइड्रा बीच से कट जाए, कट इंटू 2 पास, तो आप क्या देखोगे, मान लो ये ऊपर वाला पार्ट है, हेड वाला पार्ट है टेंटिकल के साथ, और नीचे वाला पार्ट ये फुट वाला पार्ट है, ठीक है। तो आप क्या देखेंगे, इन दोनों से नए दोबारा से हाइड्रा बन जाएंगे, दोनों नए हाइड्रा बन जाएंगे, मगर यहाँ पर थोड़ी सी भी ग्रोथ नहीं होगी, साइज आप देखेंगे बराबर रहेगा। नो मेजर ग्रोथ, यहाँ पर कोई मेजर ग्रोथ नहीं है, नो ग्रोथ है ही नहीं यहाँ पर। और यहाँ पर क्या हुआ है, एक्चुअली यहाँ पर ट्रांस डिफ्रेंशिएशन हुआ है। ट्रांस डिफ्रेंशिएशन, जो सेल्स हैं उन्होंने अपनी आइडेंटिटी चेंज कर दी डायरेक्टली, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या देखेंगे, यहाँ पर हमको केस पढ़ने होंगे, केस स्टडी देखनी होगी। केस जरा ऑब्जर्व करते हैं, जैसे व्हाट विल हैपन इफ GSK3 इज इनहिबिट ऑल अलोंग एक्सिस। GSK3 इनहिबिट ऑल अलोंग पूरे में, अगर GSK3 इनहिबिट हो जाए, GSK3 होता कहाँ है, फुट रीजन में, तो आप क्या देखेंगे, फुट रीजन में नहीं होता, और वहाँ पर इसीलिए मल्टीपल, वहाँ पर क्या होते हैं, टेंटिकल नहीं होते। अगर GSK3 नीचे भी आ जाए, मतलब नीचे से भी हट जाए, तो वहाँ पर बीटा कैटरिन और WNT आएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, WNT और बीटा कैटरिन का रोल आ जाएगा, ये रोल प्ले करेंगे, और ये क्या बना देते हैं, अभी हमने पढ़ा टेंटिकल, तो यहाँ पर क्या कंडीशन आ जाएगी, मल्टीपल टेंटिकल बन जाएंगे, सही है। ये एक हमने केस डिस्कस किया। नेक्स्ट इसी तरीके से एक देखो, अगर मैं मिस एक्सप्रेस कर दूं किसको, बीटा कैटरिन को, मिस एक्सप्रेशन ऑफ बीटा कैटरिन, अगर मैं बीटा कैटरिन का मिस एक्सप्रेशन करा दूं, तो आप यहां पर याद रखना, न्यूमरस एक्टोपिक बड बनेंगी, एक्टोपिक बड। ध्यान से देखो, एक्टोपिक बड लिख रहा हूं या टेंटिकल लिख रहा हूं, टेंटिकल नहीं, बड, याद रखना, ठीक है, ओके। तो ये हमने पढ़ा ऑर्गेनाइजर इन द बॉडी ऑफ हाइड्रा। यहाँ पर आपको मैंने मेंशन किया, बीटा कैटरिन WNT हेड रीजन में होते हैं, जो ऑर्गेनाइजर बिहेवियर प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर मल्टीपल एक्सेस बनती है, मतलब टेंटिकल बनते हैं। GSK3 हेड रीजन में एब्सेंट होता है, फुट में होता है। हाइड्रा को कट कर दोगे तो दो नए हाइड्रा बन जाएंगे, साइज में कोई चेंज नहीं आएगा, कोई ग्रोथ नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पर ट्रांस डिफरेंशिएशन होगा। केस बोल रहा है GSK3 इनहिबिट कर दे पूरी बॉडी में, तो मल्टीपल टेंटिकल बनेंगे। मिस एक्सप्रेशन ऑफ बीटा कैटरिन होगा तो एक्टोपिक बड बनेगी, ना कि टेंटिकल। आगे चलते हैं।
आगे यहाँ पर अगर क्वेश्चन है तो क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, ये एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। इन केस ऑफ मॉर्फोलेक्सिक रीजनरेशन, इसी से रिलेटेड है। मॉर्फोलेक्सिस में क्या हो रहा है, देयर इज रीपैटर्निंग ऑफ एक्सिस्ट टिश्यू विद लिटिल न्यू ग्रोथ। ओके, देयर इज रीपैटर्निंग ऑफ एक्सिस्ट टिश्यू आफ्टर स्टेम सेल डिवीजन। यहाँ पर स्टेम सेल डिवीजन होता है, नहीं होता। देयर इज सेल डिवीजन ऑफ डी डिफरेंशिएटेड सेल विच मेंटेन द डिफरेंशिएटेड स्टेट टू फाइनली कम कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। डिफरेंशिएशन यहाँ ट्रांस डिफरेंशिएशन होता है। देयर इज डी डिफरेंशिएशन, नहीं, डी डिफरेंशिएशन नहीं होता। आंसर हमारा पहला आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है ट्रांस डिफरेंशिएशन की, क्योंकि ट्रांस डिफरेंशिएशन में थोड़ी सी ग्रोथ होती है और ना के बराबर ग्रोथ होती है और नए ऑर्गन बन जाते हैं। तो आंसर यहाँ पर हमारा आ जाएगा ए। क्लियर है इतना? ओके, तो यहाँ पर हमने ऑर्गेनाइजर भी पढ़ लिया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट, प्लेनेरिया के पास। प्लेनेरिया के स्ट्रक्चर को बस ध्यान रखना। प्लेनेरिया के स्ट्रक्चर में आप देखेंगे तो आगे की तरफ आपको हेड देखने को मिलेगा इस तरीके से, ये हमको हेड देखने को मिलेगा इस तरीके से। यहाँ पर आगे की तरफ हेड दिख रहा है, हेड वाले में यहाँ पर इस तरीके से ये हेड वाले रीजन है। हेड वाले रीजन में याद रखना यहाँ पर WNT एब्सेंट होगा। क्या है यहाँ पर? WNT एब्सेंट, यहाँ पर WNT एब्सेंट है। ठीक है, पीछे वाला ये जो रीजन है ये टेल का रीजन है, टेल वाला रीजन है। और टेल में क्या आएगा? WNT प्रेजेंट। यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा? WNT प्रेजेंट होगा। बात आती है कि WNT पीछे साइड में कैसे, यहाँ आगे एब्सेंट कैसे है, तो यहाँ पर ब्लॉक कर देता है WNT को नोटम। नोटम क्या है? इसका इन्विटर है, नोटम इसको ब्लॉक कर देता है WNT को। हेड वाले रीजन में आप क्या देखेंगे? नोटम प्रेजेंट है, इसलिए वहाँ WNT नहीं है। इस बॉडी वाले रीजन में आपको एक प्रोटीन देखने को मिलेगी और हेड वाले में भी मिलती है ERK। ठीक है, यहाँ पर क्या मिलेगी? ERK। जरा गौर करो, देखो, नॉर्मली WNT आर प्रोड्यूस इन द पोस्टीरियर ब्लास्टेमा एंड रिजल्ट इन टेल। तो WNT क्या बनाएगा भाई? हम क्लियर कट बोल रहे हैं, WNT क्या बनाता है? टेल बनाता है। ठीक है, टेल बना रहा है। इफ WNT पाथवे इज ब्लॉक बाय यूजिंग RNA इंटरफेरेंस अगेंस्ट आइदर बीटा कैक्टिन और WNT थ्रू पोस्टीरियर ब्लास्टेमा रीजनरेट एज हेड। अगर आपने WNT इनहिबिट कर दिया, WNT इनहिबिट कर दिया, तो आप क्या देखोगे? टू हेड बन जाएंगे, टू हेड, राइट। WNT इन्वेट कर दिया, और अगर आपने WNT यहाँ पर एक्सप्रेस करा दिया तो यहाँ पर टू टेल बन जाएंगे। ठीक है, प्रोपोज मॉडल ऑफ एंटीरियर पोस्टीरियर पोलैरिटी थ्रू इंटरफेरेंस 3 सिग्नल। अब देखो 3 सिग्नल यहाँ पर है, ERK, नोटम, WNT पोस्टीरियर साइड में रहेगा, नोटम एंटीरियर हेड बनाएगा, ERK बीच में बॉडी बनाएगा और हेड का कुछ पार्ट बनाता है। पोस्टीरियर WNT प्रमोट टेल स्पेसिफिकेशन वाइल रिप्रेसिंग हेड स्पेसिफिकेशन, और WNT इनहिबिट एंटीरियरली एक्सप्रेस हेड इंड्यूसर ERK क्या है? हेड इंड्यूसर है। ये क्या है? हेड इंड्यूसर, याद रखना, हेड इंड्यूसर है, राइट। एंड WNT इज रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम मोस्ट ऑफ एंटीरियर हेड रीजन थ्रू एंटागोनिस्ट बाय नोटम। यही चीज़ है। देखो यहाँ पर ये WNT है, WNT ब्रेक ब्लॉक कर रहा है किसको? ERK वगैरह को, राइट। और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर हमारा नोटम है, और यहाँ पर इसीलिए यहाँ पर क्या बन रहा है? हेड बन रहा है। ठीक है, क्लियर है इतना? और पीछे साइड में क्या बन रही है? टेल। बस इतना ही इंपॉर्टेंट है इसमें, बस इतना ही। इस डायग्राम को देख लिया तो सब समझ में आ जाएगा। जरा इस क्वेश्चन को ही देखो, तुरंत आंसर आएगा आपका। ठीक है, क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन में सीधी सीधी सेम लाइनें लिखी हुई हैं। लाइन क्या मेंशन की गई है जरा देख लेते हैं। देखो यहाँ पर द इंटरेक्शन मेंटेन पोलैरिटी और ड्यूरिंग प्लेनरी जनरेशन, सेम डायग्राम है। व्हेन नोटम एक्सप्रेशन इज ब्लॉक डाउन, अगर नोटम को यहाँ पर ब्लॉक कर दे तो यहाँ पर टेल बन जाएगी, राइट। एंटीरियर फेसिंग ब्लास्टेमा इज स्टिल फॉर्म हेड, हेड नहीं बनाएगा, अब तो टेल बनाएगा, ये गलत हो गया। When notum is expressed in the posterior एंड प्लेनेरिया विल हैज टू हेड, यस सही बात है। यहाँ पर अगर आप नोटम कर दो WNT इनहिबिट हो जाएगा, WNT एब्सेंट, तो यहाँ पर भी क्या बन जाएगा? हेड बन जाएगा, यहाँ पर भी हेड आ जाएगा। ठीक है, सही बात है। व्हेन WNT पाथवे इज ब्लॉक द रिजल्ट प्लेनेरिया विल हैव हेड ऑन द बोथ साइड, सही बात है। अगर WNT पाथवे ब्लॉक हो गया, WNT पाथवे ही ब्लॉक हो गया तो यहाँ पर भी नोटम होगा, यहाँ पर भी हेड, यहाँ पर भी हेड, सेम चीज़ है। हाई लेवल ऑफ ERK इनहिबिट हेड स्पेसिफिकेशन, नहीं, हेड तो प्रमोट कराएगा, तो बी और सी यहाँ पर सही है। आंसर हमारा बी आ जाएगा, तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या आ जाएगा? बी आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फॉलोइंग स्टेटमेंट वर मेड रिगार्डिंग रीजनरेशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। ओके, द रीजनरेटिंग ब्लास्टेमा सेल इन एम्फीबियन रिटेन देयर स्पेसिफिकेशन इवन दे आर डी डिफरेंशिएट, सही बात है। मैंने बताया था वो अपने मीजोडर्म की है तो वो मीजोडर्म ही बनाएगी। याद करो मैंने एज इट इज यही बताया था कि मीजोडर्म नेचर की है तो मीजोडर्म ही बनाएगी, सही बात है। ट्रांसजेनिक हाइड्रा वर मेड टू मिस एक्सप्रेशन बीटा कैटनिन शो न्यूमरस एक्टोपिक टेंटिकल, एक्टोपिक टेंटिकल बनाए थे या बड बताई थी, यहाँ पर बड होगा ना कि टेंटिकल, तो ये गलत हो जाएगा। इन प्लेनेरिया इफ WNT पाथवे एक्टिवेटेड देन पोस्टीरियर ब्लास्टेमा अलाउ रीजनरेटिंग हेड, नहीं, इसको ब्लॉक कर दोगे तो क्या बन जाएगा यहाँ पर?
रीजनरेटिंग, यहाँ पर देखो WNT पाथवे एक्टिवेट हो जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर टेल ही बनेगी, हेड नहीं बनेगा, एक्टिवेट है, तो ये भी गलत, ये भी गलत। अ रीजनरेटिंग ब्लास्टिमा इज फॉर्म्ड इन द मेमेलियन लिवर, नहीं, यहाँ पर तो कंपनसेटरी रीजनरेशन होता है, तो ये गलत, तो आंसर ओनली ए आ जाएगा। ओहो, यहाँ पर नहीं बताया गया एक चीज़, दैट इज कंपनसेटरी रीजनरेशन, तो चलो हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। मेमेलियन का जो लिवर होता है, मेमेलियन लिवर जो होता है, उसमें जो रीजनरेशन होगा वो कैसा होगा, कंपनसेटरी। सर ये कंपनसेटरी में होता क्या है? फॉर एग्जांपल ये आपका लिवर है, इसमें 1000 सेल थी, आपने लिक्विड मतलब आपने टकीला के, है ना, टकीला, सर मैं टकीला नहीं लाइक करता, मेरे को तो वोडका ही सही लगती है, ठीक है, वोडका के टप्पे खिला के, वोडका के टप्पे खिलाए, यहाँ पर खूब सारा वोडका चमकाया, और आपकी ये सेल डिग्रेड हो गई, 1000 से बची 200। अब ये 200 बची हुई सेल क्या करेंगी, ये पहले छोटी छोटी सेल थी, तो अब ये 200 बची हुई सेल क्या करेंगी, अपने साइज को बड़ा कर लेंगी, और जितना भी काम पहले 1000 सेल कर रही थी, अब ये 200 सेल वो काम करेंगी। सर लिवर पे तो बहुत ज़्यादा जोर पड़ने लगेगा क्योंकि 200 सेल काम कर रही है, यस पड़ेगा, तो यहाँ पर नई सेल नहीं बन रही, बट वो एग्जिस्टिंग सेल, एग्जिस्टिंग जो सेल हैं, एग्जिस्टिंग सेल क्या कर रही हैं, कंपनसेट कर रही हैं, कंपनसेट। तुम्हारी गलती, और भर कौन रहा है, तुम्हारा लिवर, इसी को बोलते हैं कंपनसेटरी रीजनरेशन। कोई नई सेल नहीं बनी, वही उसका खामियाजा भुगत रही है, तो ये हमारा कंपनसेटरी मैमिलियन लिवर में होने वाला। इसी के साथ हमारा ये सेशन एंड अप होता है। ये आपको PDF मिल जाएगा हमारे भाई साहब, मुझे लगता है आप लोग नहीं जान पा रहे, फोर हैंड्स बायोलॉजी के नाम से आपको टेलीग्राम चैनल दिखेगा, ठीक है, ये चैनल है, इसको जाके आपको सब्सक्राइब करना होगा, और इस चैनल पे आपको कोई भी सब्सक्राइबर नहीं है, आप पहले होंगे, ये PDF आपको मिल जाएगा। और हमारे इस प्यारे से फोर हैंड्स बायोलॉजी के चैनल को भी कर लीजिए सब्सक्राइब, और मिलेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।